Hello students, this is Vikas Garg. Welcome you on my YouTube channel. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर स्टार्ट किया था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आपको पिछली क्लास में बता दिया गया था, जिसका मतलब होता है कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइन ऑफ द अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन। कंसेप्ट का मीनिंग बताया था स्टूडेंट्स, कुछ अजम्पशन, यानी कि अकाउंटिंग कंसेप्ट कुछ अजम्पशन जिनको अकाउंटेंट जब अकाउंट्स प्रिपेयर करता है तो वो मानकर ही चलता है। और अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब बताया था कुछ ट्रेडिशन, कुछ पुरानी प्रथा जो पीछे से चली आ रही हैं, आज भी हम उनको फॉलो करते हैं, आउटकम ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशन। और अकाउंटिंग कंसेप्ट में हमने 3 कंसेप्ट डिस्कस किए थे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जिसमें हम ये मान कर चले थे कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक बार जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दी तो वो वही चलेगी, हम बार बार उसको चेंज नहीं करेंगे। और एक्रूअल कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि एक जो ट्रांजैक्शन है जब होती है हम उसको तभी रिकॉर्ड करते हैं, राइट। और आज हम जो भी अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट करेंगे, हम उनको कन्वेंशन भी बोल सकते हैं और कुछ रूल भी बोल सकते हैं, राइट। वो टोटल 11 होते हैं, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट स्टूडेंट्स, द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर एज डिफरेंट फ्रॉम द सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। यानी स्टूडेंट्स देखिए, एक बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे सपोज कीजिए इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया ₹50,000 लगाकर, जो कि फर्म के लिए कैपिटल कहलाएगी, राइट स्टूडेंट्स। तो इसमें जो ये ओनर है ये अलग है और जो बिजनेस है वो अलग है, ये दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटी। और स्टूडेंट जो इसने ये कैपिटल के रूप में पैसा इन्वेस्ट किया है, ये कैपिटल के जो है फर्म के लिए लायबिलिटीज कहलाएगी, राइट। क्योंकि जो भी हम अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के करेंगे, तो जो ये कैपिटल है ये बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी ट्रीट होगी, ये इसकी देनदारियां हैं, राइट स्टूडेंट्स। बिजनेस एंटिटी में हमें इतना ही करना है कि बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल यही होता है स्टूडेंट्स कि जो प्रोप्राइटर है यानी बिजनेस का जो ओनर है वो फर्म का क्रेडिटर माना जाता है जिसने कैपिटल लगाई है, और जो कैपिटल है वो फर्म के लिए लायबिलिटी है, राइट। सेकंड वन है स्टूडेंट्स, इसके बाद मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड विच आर मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी। यानी स्टूडेंट्स अकाउंटिंग में केवल हम उन्हीं टर्म्स को मेजर करते हैं, उन्हीं टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं विच आर मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, जो केवल मनी में मापी जा सकती हैं। जो टर्म्स मनी में मेजर नहीं की जा सकती उनको हम कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो बिजनेस के लिए कितने ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए क्यूरल बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द मैनेजमेंट। अगर बिजनेस के मालिक की और बिजनेस के जो वर्कर्स हैं, सपोज करो उनका आपस में कोई झगड़ा हो जाता है, तो देखा जाए तो ये बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब झगड़ा हो जाएगा तो जो वर्कर्स हैं वो काम नहीं करेंगे और स्ट्राइक कर देंगे, जिससे बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस होगा। परंतु हम उस लड़ाई को मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसको अकाउंटिंग में शो नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड 5 चेयर 2 टेबल ये हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जैसे 2 चेयर्स हैं, 1000 की होंगी, 2000 की होंगी, 5000 की होंगी, हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो ये हम जो है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो मनी मेजरमेंट का मतलब यही हुआ, जो ट्रांजैक्शन हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उनको हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखिए आज हमने यहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा स्टूडेंट्स। ये हम नहीं बता सकते कि ये बिजनेस 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, 100 साल चलेगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। अगर आज उसने ₹50,000 लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, अब हमें कितना प्रॉफिट हुआ, अगर हम ये ट्रू रिजल्ट जानना चाहते हैं तो ये पता चलेगा बिजनेस के बंद करने के बाद।
परंतु इतना पेशेंस कोई भी नहीं रख सकता और ना ही ये पता लगाया जा सकता, बिजनेस बंद होने के बाद ये एक्यूरेट पता लगाया जा सकता है। तो जब प्रॉफिट का पता चलेगा तो वो काफ़ी लिटिल यूज़ होगा उसका, जो बिजनेस का मालिक है उसके लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, इनकम टैक्स के लिए भी, मैनेजर्स के लिए भी, तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, जो भी ये लाइफ है बिजनेस की, हम इसको बोलते हैं लाइफ ऑफ बिजनेस। जो भी ये बिजनेस की लाइफ है दैट इज द डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। जो ये स्मॉल पार्ट्स हम इसको बोलेंगे, एक हर पार्ट को, विच इज जनरली 1 ईयर, जो 1 साल का होता है। और एज पर इनकम टैक्स लॉ दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर टू द 31 मार्च। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द 1 अप्रैल टू द 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। यानी कि जो अकाउंटिंग पीरियड है वो हमारा 1 ईयर का रहता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक होता है। तो इस बीच जो भी 1 साल होता है स्टूडेंट्स, हम उसको प्रॉफिट मानते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। यानी कि स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट an asset is ordinarily recorded in the books of account at the price which it was acquired। यानी स्टूडेंट्स जो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग में जो भी हम असेट्स परचेज करते हैं वो हम हमेशा जितने की परचेज की है उतने पर दिखाते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पर। जैसे देखिए, सपोज कीजिए आज मैंने एक असेट्स 50 लाख रुपीज की परचेज की, राइट। तो मैं आज इसको बुक्स में 50 लाख रुपीज की दिखा दूंगा और 2 ईयर के बाद, सपोज कीजिए 2 ईयर के बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज होकर 80 लाख रुपीज हो गई, तो मैं इसको 80 लाख रुपीज पर शो नहीं करूंगा, मैं इसको 50 लाख पर ही शो करूंगा। या ये जो वैल्यू है ये कम भी हो सकती है, तो भी मैं इसको कम पर शो नहीं करूंगा। हाँ, इसके लिए ये करते हैं हम कि एवरी ईयर विल बी चार्ज एज अ डेप्रीसिएशन, right? And there will be 2 methods of depreciation, SLM that is the straight line method and the WDV written down value method, right? ये जो दोनों मेथड्स हैं स्टूडेंट्स वो आगे हम आने वाले चैप्टर में करेंगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में मैंने अभी आपको बताया कि जो भी असेट्स होती है उसको हम बुक वैल्यू पर शो करते हैं, कभी भी मार्केट वैल्यू पर शो नहीं करते, चाहे वो मार्केट वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो, वो कोई भी इफेक्ट नहीं करता। हम हमेशा जो भी उसकी बुक वैल्यू है उस पर उसको शो किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। एज पर दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, वन इज डेबिटेड एंड अनदर विल बी क्रेडिटेड। यानी स्टूडेंट्स हर ट्रांजैक्शंस के 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। यानी कि जब भी कोई हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे, एक चीज आएगी तो दूसरी चीज अवश्य ही जाएगी। जैसे सपोज करो मैंने कोई असेट्स परचेज की, तो मेरे पास क्या हुआ, वो असेट्स आई, डेबिट हो गया, राइट। और मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से कैश गया, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, वन इज डेबिटेड देन अनदर विल बी क्रेडिटेड, राइट स्टूडेंट्स। और इसकी एक इक्वेशन होती है जिसको हम ड्यूअल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं स्टूडेंट्स हम इसको, और इसकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और या फिर कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये ड्यूअल एस्पेक्ट, इसी ड्यूअल एंट्री सिस्टम भी जिसको बोला जाता है, इसमें केवल यही बताया गया है कि इसमें 2 अकाउंट्स कम से कम इफेक्ट होंगे। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो इसमें कम से कम 2 अकाउंट्स अवश्य ही इफेक्ट होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक अकाउंट इफेक्ट हो। मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया, कोई और एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने कोई भी बुक्स परचेज की या मैंने कोई गुड्स परचेज किया, तो मेरे पास क्या आएगा, गुड्स आएगा और मेरे पास से कैश जाएगा। अगर मैं ये गुड्स अगर उधार में भी परचेज करता हूं तो भी मेरे पास क्या होगा, मेरे पास गुड्स आएंगी, परंतु अगर मैंने परचेज उधार किया है, आज पैसा नहीं गया, तो मेरे जो क्रेडिटर्स हैं वो राइज हो जाएंगे स्टूडेंट्स, मुझे फ्यूचर में उनको पे करना पड़ेगा, राइट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन हैज द 2 एस्पेक्ट, वन इज डेबिटेड एंड वन विल बी द क्रेडिटेड। इट मींस एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट
two accounts. If one is debited, any other must be credited. And the basic accounting equation of the dual aspect concept, assets is equal to liability plus capital, or capital is equal to assets minus liability.